तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कह सकते हैं इसको? नहीं नहीं, वो दूसरा चैप्टर है। मैं ये बोल रहा था पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊं या पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि बाकी बैचेस के टेस्ट उसी सीक्वेंस में है ना, इसके लिए मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पहले है। चलो, फ्लूइड किसको कहते हैं? बताओ, फ्लूइड का क्या डेफिनेशन है? और जो फ्लो कर सकता है और शेप ना हो फिक्स। शेप न हो, फ्लो कर सकता है। अच्छा, और कोई? और कोई? और कोई बोलो। सर जो लिक्विड स्टेट में हो। लिक्विड स्टेट में हो फ्लूइड है। सर 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 कोई भी सब्सटेंस जो जिसके मॉलिक्यूल्स मोशन में है। मतलब चलो देखो, सॉलिड में और फ्लूइड में क्या फर्क है। सॉलिड में जब आप फोर्स लगाते हो तो उसमें रेजिस्टेंस जनरेट होता है, हाँ सर। जिसको कि हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, हाँ सर है ना। फ्लूइड में कोई रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है उसमें। मतलब स्ट्रेस कब होता है? जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका अपोजिट रिएक्शन फोर्स अगर लगाए कोई ऑब्जेक्ट, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में इस स्ट्रेस को पढ़ेंगे। स्ट्रेस भी तीन तरह के होते, मतलब बहुत तरह के होते हैं। उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस, जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स लगेगा, उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। तो हर सॉलिड में स्ट्रेस होता है। अगर स्ट्रेस नहीं हो, मतलब रेजिस्टेंस नहीं हो, तो वो फ्लूइड है। अब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा? जिधर जिधर फोर्स लगेगा उधर मूव करेगा। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि जो तुम लोगों ने शुरू किया कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड में कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होता है। कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कोई भी आप उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओ, उस पे कोई रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होता। डिफॉर्म हमेशा कंटिन्यूअसली करता रहेगा, ठीक है। हाँ। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, रुको डेफिनेशन लिख देते हैं। सो फ्लूइड इज अ state of matter which continuously deform, which continuously I mean deforms, हाँ ठीक है, which continuously deforms under shear stress और tangential stress। तो shear लिखो, ऑब्लिक tangential लिखो।
है ना। नो मैटर हाउ स्मॉल द स्ट्रेस इज, मतलब छोटा हो तो भी होगा, ये कहने का मतलब है। तो नो मैटर हाउ स्मॉल द स्ट्रेस इज, इसका मतलब ये हुआ, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस जो भी है, इसका अगर अपोज नहीं करेगा, इसी वजह से ये डिफॉर्म, शेप साइज डिफॉर्म होता है या फ्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ डिफॉर्मेशन ऑफ शेप एंड साइज इज वेरी इजी, यही मतलब हुआ ना। सर हम्म। तो सर हमारा स्ट्रेस कम है इसलिए वो डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है मतलब। हाँ, स्ट्रेस कम नहीं, स्ट्रेस जीरो है। अच्छा सर। दैट इज इट कैन फ्लो in the direction of applied force. In the direction of applied force, ठीक है। अब कोई भी फ्लूइड है, डेंसिटी, कोई भी चीज का डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट मास। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब। एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है, बोलो। तो डेंसिटी ऑफ वाटर के रिलेटिव हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये दोनों सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए, है ना। थर्ड एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है, तो ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फोर डिग्री सेल्सियस में वाटर के डेंसिटी से जब रिलेटिव लेते हैं तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, है ना। और हाँ। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है 1 ग्राम पर सीसी और 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तीनों मोरलेस सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट तीनों में बहुत डिफरेंस है। क्लियर है, हाँ। इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। जब अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा नीचे है। हाँ, ओके सर।
Done, sir. आगे बढ़े। सर 1 मिनट। 1 मिनट सर। डन सर। सर बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि दो आपने बोला था कि अगर स्ट्रेस 0 तो सर आपने ये क्या लिखा, हाउ स्मॉल द स्ट्रेस इज। मतलब कितना भी छोटा क्यों भी स्ट्रेस हो, वो उसको डिफॉर्म कर ही देगा। जैसे आपने मतलब आपने तभी बोला कि स्ट्रेस 0 हो कंसीडर किया गया। अरे फ्लूइड पर स्ट्रेस 0 है, तो थोड़ा भी स्ट्रेस हो वो डिफॉर्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन पानी का जो स्ट्रेस है मतलब उसका जो ये रिटर्न वाला फोर्स है वो 0 रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? सर 0 जो रिस्टोरिंग फोर्स जो पानी का रहेगा, फ्लूइड का मतलब। सर हाँ, बोलो। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आई बात समझ में? हाँ मास सर, तो कंप्रेस नहीं हो कांस्टेंट सकता। रहेगा ही, तो इसको हम लोग डेंसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरा, आइडियल फ्लूइड आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डेंसिटी यूनिफॉर्म। तो डेंसिटी कांस्टेंट और डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब समझ आया? डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है, जैसे मान लो कहीं से तुमने पानी का सैंपल ले लिया, तो पानी का सैंपल तुम यहां से लो या यहां से लो, हर जगह डेंसिटी सेम आएगी, ये मतलब हुआ। हाँ सर। अदरवाइज ये अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो नीचे की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर की डेंसिटी कम होगी, अगर सेडिमेंटेशन नीचे ज्यादा है तो डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह ऊपर से नीचे तक डेंसिटी सेम रहता है। आई बात समझ में? थर्ड, आइडियल फ्लूइड इरोटेशनल होता है। इरोटेशनल का मतलब है कि इसमें केवल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल, रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस। और चौथा, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब है, विस्कोसिटी समझते हो? The friction between the layers of the fluid. हाँ, सॉर्ट ऑफ। तो नॉन विस्कस का मतलब हुआ कि नो फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर, समझने के लिए। जैसे हनी देखा है, हाँ सर। हाँ तो हनी के डिफरेंट लेयर में विस्कोसिटी होता है, समझ आता है?
हाँ सर होता है बराबर। ऊपर हाँ का सर, क्योंकि लिक्विड अगर ज्यादा जाएगा तो उससे नीचे वाला थोड़ा कम, उससे नीचे वाला थोड़ा कम, उससे नीचे वाला थोड़ा कम, क्योंकि ये उसके विस्कोसिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो जो नॉन आइडियल फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होता है। तो आइडियल, हम लोग इस चैप्टर में आइडियल फ्लूइड की ही बात करेंगे केवल और केवल। तो आइडियल फ्लूइड की ये चारों प्रॉपर्टी लिख लो। डन सर। 7 मिनट। सर हम्म 7 मिनट। सर उधर का जो इनकम्प्रेसिबल का वॉल्यूम कांस्टेंट है वो एक जगह पे कांस्टेंट होगा ना, और वो आइसोट्रोपिक का पूरे मतलब इसमें कांस्टेंट होगा वॉल्यूम। बट सॉरी सर, डेंसिटी डेंसिटी। डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है कि नीचे से ऊपर तक हर जगह डेंसिटी सेम है हाँ सर। है ना। सर और उधर जो और इनकम्प्रेसिबल उसमें एक ही जगह पे सेम है ना। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब है, एक ये हुआ डेंसिटी पोजीशन के साथ नहीं चेंज करना, आइसोट्रोपिक का मतलब हुआ, हाँ है ना। और बाकी किसी और रीजन से टाइम के साथ या जैसे प्रेशर के साथ नहीं चेंज करना, वो हुआ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे रबर का बॉल होता, उसको कंप्रेस करके छोटा कर देते तो डेंसिटी अब ज्यादा हो जाता ना। हाँ। तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब अंडर प्रेशर यू कैन नॉट चेंज इट्स डेंसिटी। ओके। हाँ सर, बोलो बोलो। तो सर वो इरोटेशनल का वो वापस मतलब समझा सकते हैं? जैसे रॉड रोटेट कर सकता है अपनी जगह पर, वैसे फ्लूइड रोटेट नहीं कर सकता। अच्छा सर। इसका ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, इसका रोटेशन नहीं हो सकता। ठीक है। ओके सर। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग, डेंसिटी ऑफ mixture of fluids।
मिक्सचर ऑफ फ्लूइड का मतलब हुआ केस 1, या केस 1 बाद में। तो कोई भी डेंसिटी होगा वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ हाँ सर। तो मास को लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 3 जितने भी लिक्विड ऐड करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस so on so forth। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो कोई भी दो लिक्विड को मिलाएंगे, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, वही रहेगा। हाँ मतलब 1 लीटर हाँ। पानी और 1 लीटर दूध मिलाएंगे तो 2 लीटर ही होगा, समझ रहे हो। इनकम्प्रेसिबल का ये मतलब है। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो रो हाँ 1 सर। v1 प्लस रो 2 v2 प्लस रो 3 v3 प्लस so on so forth, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस so on so forth। ये मिक्सचर का डेंसिटी होगा, है ना। हाँ केस 1, mixture of equal volume। केस 2, mixture of equal masses। ठीक है, कहने का मतलब n नंबर ऑफ फ्लूइड्स इक्वल वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो डेंसिटी मिक्सचर का क्या होगा, और इक्वल मास में ऐड करेंगे तो मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या होगा। सर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को हम एवरेज मिक्सचर कह सकते हैं इंडिविजुअल्स का। पहले करके देखो, उसके बाद कहना। नहीं सर, जो आपने लिखा डेंसिटी वाला जो बॉक्स में। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की डेंसिटी हुई है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि क्या उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एवरेज डेंसिटी। अरे एवरेज क्या होता है, ये तो मिक्सचर 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध 1 लीटर पेट्रोल मिलाया तो ये क्या बन गया, ये मिक्सचर मिक्सचर बना हो ना। गया। हाँ, उस मिक्सचर की डेंसिटी है ये।
Done, sir. क्या आया? So first one का आया है total density by n, तो किस one का आया? तो सबका वॉल्यूम सेम है, सबको ऐड कर दोगे तो कॉमन सेंस दिख रहा है, सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n, ऐसा होगा? ये हाँ सर। सेकंड का बताओ। Sir, n times mass by total volume. इसमें क्या होगा? Sir, n times m mass by total volume. बट ऊपर वाला कॉपी करो, नीचे वाला कोशिश करो, मैं नहीं बताने वाला। जैसा होगा। हाँ सर। क्या है ये? ऐसा कभी देखा है? हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन है, ठीक है? हाँ हाँ सर। याद रहेगा? आगे बढ़ूं? हाँ ये सर। इसको नोट कर। नोट कर लो। सो इक्वल वॉल्यूम में मिक्सचर की डेंसिटी अरिथमेटिक मीन, इक्वल मास में हार्मोनिक मीन, दोनों में से कुछ नहीं रहे तो मिक्सचर वाले फॉर्मूला में डालेंगे, जो होगा वो होगा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो सर आपका आंसर रो के टर्म्स में चाहिए था, इसलिए आपने लिखा था। क्या बोल रहे हो? सर मैं बोला कि वो आपको आंसर रो में चाहिए था, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। हाँ, आगे बढ़े? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Pressure at a point inside fluid
प्रेशर क्या होता है? The force applied per unit area. सपोज ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है। हम लोग लिक्विड के इनसाइड किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ये तो नॉर्मल प्रेशर का डेफिनेशन है। हाँ सर। अब प्रेशर एट अ पॉइंट अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, और एट अ पॉइंट है, इसका मतलब हो गया एरिया टेंडिंग टू 0। इसी को बोलेंगे, हाँ सर। है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं sir. नहीं? The point is area 0 को टेंड कर रहा है। क्या? तो ये पॉइंट है इसलिए एरिया 0 को टेंड कर रहा है। हाँ, तो अगर मैं इस स्टैटिक लिक्विड में ऊपर से y डिस्टेंस पर अगर एक छोटा सा dy सेक्शन देखूं, सर वो लिमिट कैसा है? तो ये लेंथ dy है अगर, तो इस पर ऊपर से प्रेशर कुछ लग रहा होगा, नीचे से प्रेशर कुछ लग रहा होगा, है ना? और इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर मान लो P प्लस dP है। तो ऊपर की ओर फोर्स क्या हो जाएगा? P प्लस dP इंटू एरिया। नीचे की ओर फोर्स क्या हो जाएगा? P इंटू एरिया होगा। हाँ सर। और इसका खुद का वेट mg दैट इज dm इंटू g नीचे हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ऐसे लिखेंगे तो P प्लस dP इक्विलिब्रियम के लिए इंटू एरिया, दिस इज इक्वल टू dm इंटू g प्लस P इंटू एरिया। dm मास को क्या लिखेंगे? एरिया इंटू dy, ये वॉल्यूम हो गया, हाँ इंटेंसिटी ये मास हो गया, इंटू g प्लस P इंटू ए, और इधर हो गया P प्लस P इंटू ए प्लस dP इंटू ए। ऐसा हो गया। हाँ सर। P इंटू ए कैंसिल हुआ। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि dP, एरिया भी कैंसिल होगा, इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू dy, ऐसा कुछ। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो।
इंटीग्रल dp इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटीग्रल dy, y इज इक्वल टू 0 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, y इज इक्वल टू y पर प्रेशर p है। तो यहां मैं ऐसे लिखाऊंगा p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई। सो प्रेशर p इज p नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू वाई, ऐसा होगा। है ना, आई बात समझ में। हाँ सर। इस P को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, यस और यस सर। रो जी वाई को हम लोग लिक्विड प्रेशर बोलेंगे। आई बात समझ में। और इसी को हम लोग गेज प्रेशर भी कहते हैं। तो टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। आई बात समझ लिक्विड में। प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेंसिटी टू जी इनटू आई। हाँ, तो रो जी वाई ये आपका फॉर्मूला हो गया लिक्विड प्रेशर का। जो फ्री सरफेस से वाई डेप्थ अगर नीचे है तो प्रेशर रो जी वाई होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। सर वजन और लिमिट कैसा है? y इज इक्वल टू 0, ये ऊपर वाला सरफेस हो गया। हाँ सर। तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। y डेप्थ नीचे इस पॉइंट पर, तो y इज इक्वल टू y पर प्रेशर p है जो कि मुझे ढूंढना है। ठीक है, आया समझ में।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर हाँ। तो सर आपने वो जो डायग्राम में क्या वो वाला प्रॉपर्टी यूज किया कि प्रेशर चारों तरफ लगता है? मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, मुझे चमकता नहीं है। सर मैं बोला था कि वो जो अपने जो डायग्राम में जो ड्रॉ किया, क्या मतलब वो प्रॉपर्टी यूज किया कि प्रेशर चारों तरफ लगता है जब आप एबीटी ड्रॉ कर रहे थे? हाँ, लिक्विड का प्रेशर चारों ओर लगता ही है। हाँ सर। इधर देखो। मान लो इसमें यहाँ तक पानी है, इसमें भी यहाँ तक पानी है। एक और डायग्राम बना देता हूँ। इसमें भी यहाँ तक पानी है, मतलब इन तीनों ही केस में हाइट ऑफ वाटर सेम है, मान लो। इन तीनों ही केस में हाइट ऑफ वाटर सेम है, ठीक है। हाँ। अब देखो, इसका मान लो बेस एरिया भी सेम है तीनों का। चलो, इसका बेस एरिया ए है, इसका भी बेस एरिया ए है, इसका भी बेस एरिया ए है, ठीक है। तो ये लिक्विड बॉटम ऑफ द कंटेनर पर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये लिक्विड बॉटम ऑफ कंटेनर पर मान लो F1 फोर्स लगा रहा है, ये लिक्विड बॉटम ऑफ कंटेनर पर मान लो F2 फोर्स लगा रहा है, ये लिक्विड बॉटम ऑफ कंटेनर पर मान लो F3 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर मान लो प्रेशर है P1, यहाँ बॉटम पर प्रेशर है मान लो P2, यहाँ बॉटम पर प्रेशर है मान लो P3। तो मुझे P1
P2 और P3 में क्या रिलेशन होगा वो बताइए। F1 F2 और F3 में क्या रिलेशन होगा वो बताइए। तीनों का मास या वेट जो भी कह लो, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कुछ होगा M1, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर होगा M2, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर होगा M3। तो M1 M2 और M3 में क्या रिलेशन होगा बताइए। पहले तो इसको कॉपी कर लो, फिर ये तीनों मुझे बताओ।
बोलो। बोलो। सर P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। हाँ, वेरी गुड। और सर फोर्स भी सेम होगा ना? तो फोर भी सेम। फोर्स भी सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। तो देखो, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH, ऐसा होगा। हाँ सर। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH इंटू एरिया। हाँ सर। M1 M2 M3 का बताओ। बोलो। फिर M3 ज्यादा होगा। M3 फिर M1 फिर M2। सबसे ज्यादा M3 में होगा और सबसे कम M2। M2। तो रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि M3 is greater than M1 is greater than M2। तो अब ऐसा सोचो कि तीनों में मासेस अलग अलग हैं और तीनों बॉटम पर सेम फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से बॉटम भी उस पर सेम फोर्स ऊपर सेम लगाएगा। हाँ सर। तो तीनों अलग अलग वेट को क्यों बैलेंस कर रहा है? सर क्या बोले भाई, एक बार फिर से बोलो। मैंने कहा तीनों लिक्विड बॉटम ऑफ द कंटेनर पर सेम फोर्स लगा रहा है, आया ना? हाँ सर। हाँ यानी कि बॉटम ऑफ द कंटेनर तीनों लिक्विड पर सेम अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। हाँ हाँ सर। तो तीनों का वेट mg सेम होना चाहिए, यस। बट नहीं है। नहीं है ना? हाँ सर। तो हाँ सर। क्या हो गया बताओ इस जादू? सर वो वॉल्स पे लग रहा है वो फोर्स, कौन? जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा वो वॉल्स पे लग रहा होगा सेकेंड वाले में M2 के केस में। अच्छा, और M3 के केस में? सेम। और कोई कुछ सही बोल रहे हो, थोड़ा और सोचो। बोलो। देखो इधर, पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो पहले वाले पर M1G नीचे लगेगा, बॉटम का फोर्स F1 लगेगा और F1 इज इक्वल टू M1G होगा। दूसरे वाले का देखोगे तो M2G नीचे लगेगा, F2 ऊपर लगेगा। ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूं, M2G M2 M1 से छोटा है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा,
लेकिन F2 F1 के बराबर है। हाँ तो ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब है कि जो कंटेनर का साइड वॉल है वो इस पर इधर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा। हाँ यहां से देखा जाए तो ऐसे साइड वॉल का फोर्स, एक्स कंपोनेंट कैंसिल होगा, वाई कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन M2G। क्या होगा? F2 इज M2G प्लस समथिंग। हाँ हाँ सर। थर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो F3 ऊपर, M3G नीचे। तो M3 M1 से ज्यादा है और F3 F1 के बराबर है। मतलब इस केस में साइड वॉल का फोर्स जरूर ऊपर लग रहा होगा। फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स, फोर्स बाय द साइड वॉल, ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर मेरा जो F3 है छोटा होगा ना सर। वो F3 M3G से छोटा होगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है यस सर एकदम। या कोई डाउट किसी को? नहीं सर, वो तो इनइक्वालिटी रिलेशन ही तो यूज कर रहे हैं उसका। है ना? रीजन ये है कि ये साइड वॉल जो लिक्विड, जैसे इस केस में देखो, इस केस में साइड वॉल जो लिक्विड पर फोर्स लगाएगा ये दोनों नॉर्मल इधर होगा, इक्वल अपोजिट कैंसिल होगा। हाँ सर। तो इसमें साइड वॉल का फोर्स 0 हो गया। हाँ सर। इसमें जो साइड वॉल का फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट कैंसिल होगा, वाई कंपोनेंट कुछ होगा। तो साइड वॉल का फोर्स नीचे है। इसमें साइड वॉल लिक्विड पर फोर्स इधर लगाएगा। हाँ सर। तो फिर देखोगे एक्स कंपोनेंट कैंसिल होगा, वाई कंपोनेंट ऐड होगा। हाँ सर। तो इसमें साइड वॉल लिक्विड पर ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो लिक्विड को बैलेंस कौन कर रहा है? बॉटम ऑफ द कंटेनर और साइड वॉल मिलके। तो दोनों तो तो दोनों फर्स्ट मिला के। केस में साइड वॉल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेकेंड केस में साइड वॉल का डाउनवर्ड कंट्रीब्यूशन है और थर्ड केस में साइड वॉल का अपवर्ड कंट्रीब्यूशन है। आया समझ में? हाँ सर। सर वो लिख लो अपनी भाषा में। आगे बढ़ूं? नो सर। हो गया? नो सर। क्वेश्चन करो। सर लिख रहा था मैं। बट
ना आराम से बैठ के लिखेगा तो फिर लिखता रहेगा। कोशिश करो इसको, ये दोनों ऑब्जेक्टिव को कोशिश करो सॉल्व करने का।
डन सर। क्या है आंसर बताओ। सर फर्स्ट का डी है क्या, इक्वल इन ऑल वेसल? सर इक्वल होगा। सर सी है क्या? हाँ सी होगा। और सेकंड का डी? वेरी गुड। बाकी तुम लोग क्या इक्वल इक्वल कैसे आ गया तुम लोगों को? देखिए इधर, सेकंड में इक्वल रहेगा। लुक देखिए इधर, सब कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम है हाँ सर और बिल्कुल। बेस एरिया सेम है। तो इसमें अगर इस हाइट तक आया मान लो, तो इसमें ज्यादा हाइट तक आएगा। कॉमन सेंस है। हाँ तो मतलब हाँ सर। उसमें कम होगा और राइट साइड में ज्यादा होगा ना थोड़ा हाइट। हाँ सर। बेस एरिया सेम है, वॉल्यूम सेम है, सर सी वाले वेसल में ज्यादा होगा ना हाइट। तो इस वाले में हाइट कम होगा बीच वाले के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना। तो पहली चीज ये समझ आया कि H3 is greater than H2 is greater than H1, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बेस एरिया सेम है, so F3 is greater than F2 is greater than F1 हाँ हाँ सर। होगा। अच्छा, तो फोर्स, फोर्स से पूछा है ना। हाँ तो हाँ फोर्स सर। सबसे ज्यादा किसमें होगा? 3 में सबसे ज्यादा होगा, हाँ सर। तो मैक्सिमम इन सी, ऐसा होगा। हाँ सेकंड वाला बताओ। सर इक्वल होगा। इसमें इक्वल मास पुट किया है, हाँ तो वो तो उसमें भी किया था। इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मास, बट उसमें सबका डेंसिटी सेम था, इसमें डेंसिटी अलग अलग है ना। हाँ हाँ सर। सो फोर्स ऑन द बेस विल बी, तो खुद सोचो, मास अगर इक्वल है और ये आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल है ना, तो किसी भी सिलिंड्रिकल वेसल में अगर तुम पुट करोगे कुछ भी, तो मास क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। हाँ हाँ सर। तो मास अगर सेम है तो जिस डेंसिटी इंटू हाइट का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। हाँ और प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, तो जी कांस्टेंट, रो इंटू जी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, सो इक्वल इन ऑल वेसल। आया सर समझ एक बार में? समझाओ ना। अरे बाप रे, तुम लोग पूरा से गधा है। फोर्स क्या होगा? रो इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया होगा। हाँ सर। मास तीनों में सेम है, मतलब रो इंटू एच इंटू एरिया सेम होगा। हाँ सर।
तो ये mg के बराबर हो गया और मास तीनों में सेम है तो फोर्स सेम होगा। ऐसे भी दूसरा कॉमन सेंस बताया था, सिलिंड्रिकल में साइड वॉल का फोर्स 0 होता है, जो होता है बॉटम होता है, हाँ सर। तो बॉटम ही वेट को बैलेंस करेगा और तीनों का मास सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। चमका कुछ? यस। आगे बढ़े? हाँ सर। यस। ठीक है, लिख लो। एक और क्वेश्चन करो सिमिलर सा। इसको कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? हाँ क्या आया? सर, फर्स्ट का 204 न्यूटन आया। अभी देखते हैं। फाइंड द फोर्स exerted by the water on the bottom। तो by the water on the bottom हो जाएगा रो जी एच इंटू बेस एरिया। हाँ तो डेंसिटी 1000, जी 10, हाइट 20 सेंटीमीटर, बेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा तो फर्स्ट का आंसर हो गया 4 न्यूटन। क्या आ रहा था तुम्हें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेंगे ना सर? नहीं सर क्योंकि वो बॉटम में है इसलिए फिर ना। बॉटम में इसके लिए नहीं। हमसे ये नहीं कहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, हमसे कहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, है ना। वाटर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये पूछा है। नेट आई बात समझ में? हाँ सर समझा। तो उससे नेट पूछेंगे तो फिर हम वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी लेंगे। बी पार्ट बताओ। सर अगर ऊपर होगा तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर लेंगे ना। ऊपर नीचे नहीं लिख दिया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, मतलब वाटर कितना फोर्स लगा रहा है ओके सर। है ना। सर बी का बोले। बताओ। सर 1.26 इंटू 10⁻⁴ है। और कोई? सर 0 होगा, इक्वल है। कितना पानी है? 500 ml। 500 ml। तो पानी का मास निकालो। 500 ml का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ दैट इज 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, है ना। ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। हाँ यस सर। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस सर। तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। That is 500 into 10⁻⁻6 into 10⁻3, है ना। 0.5। तो ये हो गया 0.5 kg। अब इस वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। वाटर पर खुद का वेट कितना लगेगा? 5 न्यूटन। हाँ सर। अच्छा, बॉटम पर फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन। ये पार्ट में निकाला था। हाँ हाँ सर बराबर। मतलब बॉटम इस 1 पर न्यूटन अपवर्ड हो गया। ऊपर की ओर, हाँ अपवर्ड हो जाएगा बराबर है। ऊपर की ओर 4 न्यूटन लगाएगा। हाँ ये क्या हो गया? फोर्स बाय बॉटम ऑफ कंटेनर। यस। तो इक्विलिब्रियम से देखो तो 1 न्यूटन का फोर्स जरूर साइड वॉल लगा रहा होगा, हाँ सर। हाँ तभी बैलेंस होगा। हाँ सर। यस। कॉपी कर लो। आया समझ में? हाँ सर।
कोई डाउट किसी को? नो सर, आगे बढ़ूं? तो बी कॉपी कर। हाँ जल्दी करो। जल्दी करो, एक और नोट तो लिखा मतलब जो ऊपर फोर्स लगेगा वो बस वाटर ही लगेगा ना? क्या? सर जो ऊपर फोर्स लगेगा वो वाटर ही लगेगा ना, मतलब अपवर्ड फोर्स वो? वाटर के वेट को बैलेंस करने के लिए साइड वॉल। सर नहीं वो समझा, सर मैं पूछ रहा था क्या पूछ रहा था? तो मतलब जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो बस वाटर ही लगेगा ना? नहीं, वो साइड वॉल लगाएगा वाटर पे। अच्छा, साइड वॉल भी लगेगा। आगे बढ़े? हाँ हाँ सर हो गया। नेक्स्ट नोट देखो। प्रेशर रो जीएच तो सीख गए, हाँ हाँ सर। बट ये रो जीएच का प्रेशर तो बॉटम में होता है ना। हाँ सर बराबर। अब कोई पूछे वॉल पर कितना प्रेशर लग रहा है, सो एवरेज प्रेशर ऑन अ साइड वॉल कहने का मतलब ये है, सपोज तो रोज एज का आधा हो जाएगा ना सर? सपोज ये एक साइड वॉल है, ठीक है। और इस साइड वॉल के इस साइड वॉल के इस साइड मान लो पानी है इस हाइट तक, तो मुझे ढूंढना है कि ये पानी इस साइड वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर से वाई डेप्थ पर ये छोटा सा dy थिकनेस का स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ मान लो L है। तो इस पर तो ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर ये फोर्स कितना होगा, तो रो इंटू जी इंटू वाई इंटू एरिया दैट इज L इंटू dy होगा। हाँ सर। इस छोटे से स्ट्रिप पे फोर्स ऐसा होगा। सर आपने इंटू एरिया भी, अच्छा हाँ हाँ बराबर। तो df मेरा हो गया रो इंटू जी इंटू L इंटू वाई इंटू dy। तो टोटल फोर्स जो बाहर की ओर लगेगा वो रो जी एल वाई डी वाई फ्रॉम 0 टू h, ये टोटल फोर्स होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये टोटल फोर्स हो गया रो जी एल इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2, ये टोटल फोर्स हो गया। हाँ सर। तो जो एवरेज प्रेशर होगा
वो क्या होगा, टोटल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ वॉल या एरिया ऑफ प्लेट, दैट इज रो जी एल इंटू एच स्क्वायर बाई 2। और ये जो प्लेट या वॉल दिख रहा है उसका एरिया कितना है, तो एल इंटू एच, है ना। हाँ तो यहाँ से मुझे एवरेज प्रेशर मिलेगा रो जी एच अपॉन 2। आई बात समझ में। हाँ तो ये हुआ एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल। सर, मतलब ये वाटर लगेगा ना? हाँ, वाटर जो साइड वॉल पे लगाएगा, जैसे बॉटम पर रो जी एच लगाता है तो साइड वॉल पे रो जी एच बाई 2 लगाता है। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो, जिसका इसका होते जाए जा सकते हो। आज के लिए इतना ही।